पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता। जी हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला था। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी सन 2022 में। इस फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वंश के थे। इनका पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान था। इनके और भी कई अन्य नाम थे, जैसे भरतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, राय पिथौरा। इनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरा देवी था। उनके छोटे भाई का नाम हरिराज और छोटी बहन का नाम पृथा था। पृथ्वीराज की 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियों में से पृथ्वीराज चौहान का सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम गोविंद चौहान था। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान को आखिरी हिंदू शासक भी कहा जाता है। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष बाद हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी, इसीलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो गए थे। वहीं संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया। केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में द्वारपाल की जगह पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति रखवाई, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत में ले आए और दिल्ली आकर दोनों का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बलबूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए, परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सतर्क रहते थे।
और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के भटिंडा से ही अपने राज्य पर शासन करता था। मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर महल में ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। अपनी भी संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में न ही वे आगे बढ़ पाए और न ही पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंदबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में मोहम्मद गौरी का शासन था। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गईं तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंदबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंदबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का उपयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात उन्होंने अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की लीला भी समाप्त कर दी और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी, तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों में से आप किसको अच्छा शासक मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।